हेलो बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल विद साइंस वर्ल्ड में। तो जी हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 चैप्टर 3 जो क्या हमारा आज इस क्लास में पूरा हो जाने वाला है। क्या हो जाने वाला है? जी हाँ, पूरा हो जाने वाला है। तो आज हम करने वाले हैं, अब तक हम पढ़ चुके हैं धातु या धातु के रासायनिक अंतर जान लिए हमने, भौतिक अंतर भी हमने जान लिया कि धातु या धातु में क्या क्या रासायनिक अंतर होते हैं, क्या क्या भौतिक अंतर होते हैं, सभी के बारे में हम विस्तार से जो है पढ़ चुके हैं, अच्छे से जानकारी है वो प्राप्त कर चुके हैं। उसके बाद हमने एशकों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करी, किस प्रकार से एशक प्राप्त होते हैं और उनको किस प्रकार से धातु का निर्माण किया जाता है। खनिज पढ़ लिए हमने, लवण पढ़ लिए हमने बहुत सी चीज़ें हैं वो पढ़ ली है। आज की क्लास हमारी अंतिम क्लास होने वाली है इस चैप्टर की, इसमें हम आज की क्लास चैप्टर को पूरा करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर के एक और टॉपिक अपचयन के बारे में। जी हाँ, किसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं? अपचयन के बारे में। तो अपचयन के बारे में जो हमारा धातु क्या है, ऑक्साइड है। ये क्या है हमारे पास? धातु ऑक्साइड है। क्या है? धातु ऑक्साइड। और इसकी अभिक्रिया हम किससे करवाएंगे? अभी आपने बोला कार्बन के साथ। किससे साथ करवाएंगे? कार्बन के साथ। इसकी अभिक्रिया करवाने पर अब किसको प्राप्त कर लेंगे? जो धातु है उसको प्राप्त कर लेते हैं। किसको प्राप्त कर लेते हैं? धातु को प्राप्त हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हुआ है, कार्बन का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। कार्बन का क्या हो गया? उपचयन हो गया। कार्बन का उपचयन हुआ मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है? उपचयन। ऑक्सीजन का ह्रास होना अपचयन। ऑक्सीजन का ह्रास होना क्या होता है? यह परिभाषा हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में पढ़ लिया है। तो कार्बन का क्या होना? योग होना। यहाँ पर देखिए कार्बन क्या हो रहा है? जुड़ रही है, तो जुड़ेगी तो क्या हो गया? उपचयन होगा। कार्बन का जलन के साथ क्या हो रहा है? योग हो रहा है। कार्बन का ह्रास हो रहा है तो इसका क्या हो गया? अपचयन हो रहा है। यहाँ पर हम कह सकते हैं अपचयन हो गया है। अब हम पढ़ने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण परिभाषा, हमारी जो महत्वपूर्ण अभिक्रिया है उसके बारे में, थर्मिट अभिक्रिया के बारे में हम जानकारी है वो प्राप्त करने वाले हैं। थर्मिट अभिक्रिया, जी हाँ, ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण अभिक्रिया रहती है एग्जाम की दृष्टि से। इसके अत्यधिक चांस रहते हैं आपके एग्जाम में आने के। हो सकते हैं इस बार भी एग्जाम में यह पूछी जाए। तो हम बात कर लेते हैं थर्मिट अभिक्रिया की कि यह थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है और यह किस प्रकार से कार्य है वो करती है। थर्मिट, तो इसकी पहले परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद हम अच्छे से इसको समझने वाले हैं कि थर्मिट अभिक्रिया होती क्या है। तो पहले परिभाषा लिख लेते हैं। यह एक विस्थापन अभिक्रिया होती है। क्या होती है? एक विस्थापन अभिक्रिया होती है। विस्थापन अभिक्रिया होती है और इसमें क्या होता है, साथ में साथ हम कह सकते हैं ऊष्मा बाहर निकलती है। ऊष्मा क्या निकलती है? बाहर निकलती है। ऊष्मा बाहर, अर्थात यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्मा, एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है जिसमें विस्थापन अभिक्रिया होती है, विस्थापन होता है और साथ में क्या हो जाता है? ऊष्मा का निष्कासन होता है जिसमें ऊष्मा बाहर निकल रही है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, कार्बन को जाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 बनता है और साथ में क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। जहाँ पर ऊष्मा निकल रही होती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया नहीं है, इसको समझाने के लिए मैंने आपको बताया। थोड़े से आसान तरीके से समझेंगे इसलिए आपको बताना आवश्यक है। तब हम क्या कर लेते हैं? हम ले लेते हैं Fe2O3। जब इसकी अभिक्रिया करवाते हैं एल्यूमिनियम के साथ, क्या लिया हमने? एल्यूमिनियम के साथ इसकी अभिक्रिया करवा दी है। तो अभिक्रिया करवाने पर क्या होगा? अब जो एल्यूमिनियम वो Fe को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। क्या कर देगा? विस्थापित वो कर देगा। Al2O3+। अभी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। साथ में क्या निकल जाती है? इसमें ऊष्मा निकल जाती है। ऊष्मा का निष्कासन है वो यहाँ पर हो जाता है। ऊष्मा का क्या हो जाता है? निष्कासन हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? आयरन ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? आयरन ऑक्साइड को, क्या करते हैं? जब आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम से क्रिया करवाते हैं, आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम से, लिख सकते हैं आप, क्या लिखेंगे? आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम से क्रिया करवाने पर क्या करवाने पर? क्रिया करवाने पर क्या होगा? क्रिया करवाने पर एल्यूमिनियम अधिक क्रियाशील होने के कारण क्या होता है? एल्यूमिनियम क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है। तो एल्यूमिनियम अधिक
क्रियाशील होने के कारण Fe को विस्थापित कर देता है। किसको? आयरन को विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। तो एक प्रकार की क्या होती है? थर्मिट अभिक्रिया होती है। थर्मिट अभिक्रिया में क्या होता है? यह एक विस्थापन अभिक्रिया होती है और इसी के साथ साथ में इसमें ऊष्मा जो बाहर निकलती है, अर्थात यह ऊष्मा सेपी अभिक्रिया भी होती है। तो इसमें देख सकते हैं आपने क्या लिया? आयरन ऑक्साइड लिया। आयरन ऑक्साइड की क्रिया किससे करवाई? एल्यूमिनियम से करवाने पर आयरन ऑक्साइड की जो क्रिया है वो एल्यूमिनियम से करवाने पर क्या होता है? आयरन का क्या हो जाता है? विस्थापन हो जाता है। आयरन का विस्थापन हो जाता है और साथ में क्या निकल जाती है? यहाँ पर ऊष्मा है वो यहाँ से निकल जाती है। ऊष्मा भी क्या होती है? निकल जाती है। तो हमने थर्मिट अभिक्रिया को भी अच्छे से जान लिया। इसके उपयोग देख लेते हैं हम। इसको साफ कर देता हूँ मैं। इसके उपयोग देख लेते हैं। अभिक्रिया को लिख सकते हैं। इसके उपयोग देख लीजिए। उपयोग जो रेल की पटरियां होती है उनको आपस में जोड़ने के लिए। क्या? रेल की पटरियां जो मध्य दरारें होती हैं उनको जोड़ने के लिए। रेल की पटरियों के रेल की पटरियों की दरारों को भरने हेतु क्या होता है? रेल की पटरियों की जो दरारें हैं उन्हें भरने के लिए जो मशीनों के बड़ी मशीनें होती हैं उनको पुर्जों को जोड़ने के लिए। क्या? मशीनों के पुर्जों को जोड़ने के लिए। मशीनों के पुर्जों को जोड़ने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है? थर्मिट अभिक्रिया होती है जिसमें कि क्या हो जाता है? आयरन का क्या कर देते हैं? विस्थापन कर देता है एल्यूमिनियम। और इस प्रकार से इसके उपयोग है वो भी आप लिख सकते हैं। अच्छे से इसको समझ सकते हैं। इसके उपयोग भी आप लिख सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं स्कृत श्रेणी के सबसे ऊपर की जो धातुएं होती हैं उनका निष्कर्षण है उसको प्राप्त है वो कैसे किया जाता है। सबसे ऊपर कौन सी धातुएं होती है पहले वो लिख लेते हैं। तो हमने क्या लिखा था? काना का मजा आला। काना का मजा आला। काना का मजा आला। तो काना से क्या लिया था हमने? सबसे अधिक क्रियाशील धातु ली थी के, फिर Na, फिर का Ca, फिर Mg और उसके बाद एल्यूमिनियम। यह क्या होते हैं? सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है। क्या होती है? सबसे अधिक क्रियाशील जो धातुएं हैं वह यही होती है। तो क्या होती है? क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर की जो स्थित धातु होती है वो क्या होती है? क्रियाशीलता की श्रेणी में सबसे ऊपर की धातु क्या होती है? अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है। क्या होती है? अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है जिस कारण वह क्या करती है? जो हाइड्रोजन होता है उसके साथ अभिक्रिया आसानी से नहीं कर पाती है। हाइड्रोजन के साथ गर्म करने पर क्या होता है? यह आसानी से जो अभिक्रिया है वो नहीं कर पाती है और कार्बन के साथ भी अभिक्रिया आसानी से नहीं कर पाती है। जैसे इसको कार्बन की उपस्थिति में या कार्बन के साथ इसको गर्म करने है तो आसानी से अभिक्रिया ये नहीं करती है। लेकिन इनका क्या होता है? जब इनको क्या कर देते हैं? इनकी जो सक्रियता श्रेणी अत्यधिक होने के कारण जो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और कैल्शियम आदि हैं इनके ऑक्साइड को अपचयन नहीं कर पाते हैं। तो इनको क्या करते हैं हम? कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक इनकी क्या होती है? अभिक्रियाशीलता अधिक होती है। कार्बन के प्रति है ऑक्सीजन से के प्रति ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ऑक्सीजन के प्रति ज़्यादा अपना आकर्षण है वो दिखाते हैं। तो इसके लिए उनको क्या करते हैं? इनके लिए निष्कर्षण करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? विद्युत अपघटनी अपचयन का उपयोग करते हैं। किसका? विद्युत अपघटनी अपचयन। विद्युत अपघटनी अपचयन का उपयोग है वो हम करते हैं। विद्युत अपघटनी अपचयन का डायग्राम हुआ यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि किस प्रकार से विद्युत अपघटनी अपचयन का डायग्राम आपने समझ पाएंगे कि क्या डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से जो क्या है वह हो रहा है और किस प्रकार से जो अभिक्रिया है वो संपन्न होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि क्या हो रहा है, किस प्रकार से इनको जो देख लीजिए कैथोड जो है, कैथोड है हमारे पास यहाँ पर जो कैथोड है उस पर ऊपर किसका निर्माण हो रहा है? अन्य पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और अन्य का निर्माण है वो यहाँ पर हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? अन्य का निर्माण हो रहा है। और Cl जहाँ पर क्या है? Cl हमारे पास क्या होती है? एनोड पर निर्माण। क्या पर? एनोड पर Cl लेते हैं। किस पर? एनोड पर जो Cl लेते हैं उस पर क्या करते हैं? Cl माइनस होता है, 2 लेते हैं, 2 Cl के आगे यहाँ पर क्या है? परमाणु है, 2 Cl के परमाणु लेते हैं तो ये दोनों के दोनों से क्या निकल जाती है? 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से मुक्त हो जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं और Cl माइनस का है वो निर्माण कर लेते हैं। Cl2 माइनस का भी कह सकते हैं आप, निर्माण है वो यहाँ पर हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जा सकता है। तो इन्हें किससे प्राप्त किया जा सकता है? गलित क्लोराइड के अपघटन से इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। डायग्राम में भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम धातुओं का परीक्षण देख लेते हैं। हम क्या देखेंगे अब? धातुओं का परीक्षण। आगे बढ़ते हैं हम हमारी वीडियो में।
तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, धातुओं के परीक्षणकरण के बारे में जानने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो धातुएं होती है वो क्या करती है, आसानी से उनका जो परीक्षण है वो नहीं किया जा सकता है, परीक्षण नहीं किया जा सकता। धातुओं में अशुद्धियों को हटाने के लिए सबसे प्रचलित विधि का उपयोग किया जाता है। धातुओं से अशुद्धियों को हटाने के लिए एक प्रचलित विधि है विद्युत अपघटनी परीक्षण। धातुओं से, यहाँ पे लिख लीजिए आप, धातुओं से अशुद्धि हटाने के लिए एक प्रचलित विधि का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रचलित विधि का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसे विद्युत अपघटनी परीक्षण। इसके द्वारा हम किस किस का जो परीक्षण है वो करते हैं, तो इसके द्वारा हम करते हैं कॉपर का, जिंक का, निकल का। जी हाँ, कॉपर, जिंक, निकल, सोना, चांदी और ये बहुत सी धातुएं हैं, टिन आदि, इनका क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। क्या है, टिन या आदि लिख लो सीधा, आदि का शुद्धिकरण करते हैं। क्या करते हैं, आदि का क्या कर देते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। क्या करते हैं, धातुओं का परीक्षण क्या करते हैं, विद्युत अपघटनी परीक्षण द्वारा इसका जो शुद्धिकरण है वह किया जाता है। अशुद्धियों को यहाँ पर निकाल दिया जाता है। अशुद्धियों को निकालने के लिए इसका क्या किया जाता है, इस्तेमाल है वह किया जाता है। तो आप देख सकते हैं आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है इस प्रकार से, लिख लीजिए आराम से, इसको समझ लिया है हमने अच्छे से कि किस प्रकार से धातुओं का परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, तांबे के विद्युत अपघटनी परीक्षण का नामांकित चित्र बनाइए। क्या बनाइए, तांबे के विद्युत अपघटनी परीक्षण का नामांकित चित्र है वो बनाइए। तो इस प्रकार से जो आप स्क्रीन पर चित्र देख पा रहे हैं, या ऐसे आपको एक चित्र है वो बना देना है। क्या बना देना है, एक चित्र बना लेना है। और इसमें देखिए जो विलयन भरा हुआ है, यहाँ पे जो विलयन भरा हुआ है वह किसका विलयन है, इसके अंदर जो विलयन भरा गया है वह विलयन है अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन। क्या है, अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन लिया गया। यहाँ पर क्या लिया गया, अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन है वो लिया गया है। अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन लिया गया है, पूरे के पूरे टैंक में इसे डाला गया है, पूरे के पूरे टैंक में डाला गया है। जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड से कैथोड की तरफ क्या कर रहे हैं, गमन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ यहाँ पर गमन कर रहे हैं। और जो अशुद्धियां है वो यहाँ पर तली में जमा हो रही है। अशुद्धियां है वो क्या हो रही है, तली में जमा हो रही है। उन्हें क्या कहते हैं, एनोड पंख के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, एनोड पंख के नाम से जाना जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं, हमने इस डायग्राम से अच्छे से समझ लिया है किस प्रकार से यह होती है। तो अब बात कर लेवाने एनोड पंख की, किसकी, एनोड पंख। एनोड पंख क्या होता है, पहले हमने जाना था गैंग जाना था कि जो अयस्क होते हैं उनसे जो धूल निकलती है, कंकड़ निकलते हैं, पत्थर निकलते हैं, वह क्या होते हैं, गैंग होते हैं। लेकिन अब हम जानने वाले हैं एनोड पंख की। जो एनोड के नीचे अशुद्धियां जमा हो जाती है, एनोड से निकलने वाली अशुद्धियां जो तली पर आ जाती है, क्या होती है, जो एनोड से निकलने वाली अशुद्धियां जो तली पर आ जाती है क्या कहलाती है, एनोड पंख कहलाती है। क्या कहलाती है, एनोड पंख है वो कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने जान लिया है कि किस प्रकार से धातुओं का परीक्षण है वो किया जाता है। तो अब तक हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं संक्षारण की। एनोड पंख की परिभाषा लिख लीजिए, यह भी क्या है, अत्यधिक महत्वपूर्ण रहने वाली है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ जाने वाले हैं संक्षारण के बारे में। संक्षारण हम पहले भी पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में, लेकिन यहाँ पर भी इसको विस्तार से पढ़ेंगे, अच्छे से इसको जानने वाले हैं। तो बात करने वाले हैं संक्षारण के बारे में। जी हम बात करेंगे अब संक्षारण के। होता है जब भी वायुमंडल में क्या होता है, जब भी वायुमंडल में नमी, आर्द्रता, अम्लता अथवा गैस के संपर्क में आने पर के कारण धातुएं संक्षारित हो जाती है, उनके ऊपर क्या जाता है, संक्षारण हो जाता है, वह नष्ट भी हो जाती है। लेकिन आपने देखा होगा लोहे के ऊपर भूरे भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, वह क्या होता है, लोहे का संक्षारण होता है। संक्षारण से सुरक्षा किस प्रकार से की जा सकती है, संक्षारण से सुरक्षा तो हम क्या क्या सुरक्षा है वो संक्षारण से कर सकते हैं, किस प्रकार की जो सुरक्षा है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिख सकते हैं पेंट करके
कुछ धातुओं के हम पेंट करके क्या कर सकते हैं, संक्षारण कर सकते हैं। ऑयल लगाकर भी संक्षारण को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ग्रीस लगाकर क्या किया जा सकता है, संक्षारण को हम रोक सकते हैं। क्या कर सकते हैं, संक्षारण को रोक सकते हैं। तो अब संक्षारण की परिभाषा लिख लिया हमने, उदाहरण देख लिया और इसकी सुरक्षा देख लिया। और कुछ सुरक्षाएं और देख लेते हैं कि क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं जिसको हम संक्षारण को जिसकी सहायता से रोका जा सकता है। तो हम देख लेते हैं पहले यशद लेपन। जी हाँ, बड़ा अच्छा सा नाम है ना, यशद लेपन। ये पूछा जा सकता है। इसे क्या कहते हैं, ग्वैलनीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्वैलनीकरण। ग्वैलनीकरण के नाम से भी इसे जाना है, वो जाता है। ग्वैलनीकरण के नाम से भी इसे जाना बात कर लेते हैं यशद लेपन के बारे में। इसे कहते हैं गलवनीकरण भी के नाम से भी इसे जाना जाता है। जी हाँ, गलवनीकरण के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर क्या करते हैं, उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर जिंक की परत वो चढ़ा देते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं। जी हाँ, किसके परत चढ़ा देते हैं, जिंक की परत चढ़ा देते हैं। यही क्या होता है, ग्वैलनीकरण होता है। यही क्या हो जाता है, यशद लेपन होता है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत की, हाँ किसकी परत, जिंक की परत, ये याद रखना, चढ़ा देते हैं। यही क्या कहलाता है, यशद लेपन कहलाता है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर क्या करते हैं, एक जिंक की परत है वो चढ़ा देते हैं। तो यही क्या कहलाता है, यशद लेपन कहलाता है। ऐसी एक मिलती जुलती परिभाषा है वो और जान लेते हैं हम, क्रोमियम लेपन। क्या कहते हैं, क्रोमियम लेपन। अब हम बात करते हैं क्रोमियम के लेपन। तो यहाँ से नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अब बचाना किसको, यह भी महत्वपूर्ण होता है। धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है। नाम से स्पष्ट हो रहा है ना, क्रोमियम लेपन, क्रोमियम का लेपन करना है। तो लिखेंगे धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए उन पर क्रोमियम की परत चढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, क्रोमियम की परत चढ़ा देते हैं या लेपन कर देते हैं। यही प्रक्रिया क्रोमियम लेपन कहलाती है। यही प्रक्रिया क्या कराती है, क्रोमियम लेपन है वो कहलाती है। तब तक हमने पढ़ लिया संक्षारण से बचने के उपाय पढ़ लिए, पेंट लगाकर, ऑयल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यशद लेपन द्वारा और क्रोमियम लेपन द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, तो अब तक हमने पढ़ लिया संक्षारण, संक्षारण क्या होता है, इसके जो उदाहरण है वह पढ़ लिया। संक्षारण से बचने के उपाय पेंट लगाकर, ग्रीस लगाकर और ऑयल लगाकर पढ़ लिया। और हमने पढ़ लिया इसका यशद लेपन पढ़ लिया, क्रोमियम लेपन भी पढ़ लिया। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, संक्षारण को रोक सकते हैं। इसके कुछ और प्रकार है रोकने के, वह भी अब हम पढ़ लेते हैं। कुछ और प्रकारों के बारे में भी जान लेते हैं जो कि जानना अत्यधिक आवश्यक है। इसके बारे में एग्जाम में जो पूछा जा सकता है, एग्जाम में क्या कर सकते हैं, इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो अब सिल्वर का किस प्रकार से उपयोग है वो करते हैं, वो देख लीजिए। सिल्वर की, यहाँ सिल्वर का उपयोग करते हैं। सिल्वर धातु वायुमंडल में क्या करती है, सल्फर गैस से क्रिया करके क्या करती है, सिल्वर धातु वायुमंडल में सल्फर से अभिक्रिया करती है और सल्फर से अभिक्रिया कर करके वह क्या कर देती है, संक्षारण हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। तो उसके कारण क्या होता है, जो सिल्वर होता है, जो चांदी होती है उसके ऊपर काले रंग की परत आ जाती है। तो सिर्फ चांदी क्या होती है, कभी कभी काले रंग की हो जाती है। तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर इसकी परिभाषा लिख लीजिए, यहाँ कह सकते हैं इसका विस्तार लिख लीजिए। सिल्वर धातु क्या करती है, सिल्वर धातु वायुमंडल में सल्फर गैस से क्रिया करके
वायुमंडल में सल्फर गैस से क्रिया करके क्या कर लेती है, इसके ऊपर एक काले रंग की परत चढ़ जाती है, संक्षारित हो जाएगी, संक्षारित हो जाती है व इस पर एक काले रंग की परत चढ़ जाती है। क्या होता है, इसके ऊपर एक काले रंग की परत है वो चढ़ जाती है। तो इस काले रंग की परत चढ़ने की जो प्रक्रिया है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हमने क्या ले ली, चांदी ले ली और इसकी अभिक्रिया करवा दी सल्फर गैस से। किससे करवा दी, सल्फर गैस से इसकी अभिक्रिया करवाई। तो क्या हमें प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगी वह काले रंग की जो परत है वह हमें प्राप्त यहाँ पर हो जाने वाली है। क्या प्राप्त हो जाने वाली है, काले रंग की परत हमें प्राप्त हो जाती। तो कभी कभी जो आपने देखा होगा आपके गांव में, आपके शहर में कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसी बातें भी सुनने को मिलती हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि हम क्या कर देंगे, आपके सोने को साफ कर देंगे, आपकी चांदी को बिल्कुल चमका देंगे। तो एक विलयन का उपयोग करते हैं जिसमें कि आपके सोने व चांदी को डाल देते हैं, उसे कहते हैं एक्वा रेजिया। यह विलयन क्या करता है, इसको गला देता है, ऊपर से इसकी जो परत होती है उसको उतार देता है और विलयन क्या कर देता है, विलयन को एकदम से जो आपकी धातु है, जो सोना है चांदी, उसको चमकीला बना देता है। तो यह क्या करेगा, उसमें से कुछ धातु और चांदी को अपने अंदर सोख लेता है। तो इस प्रकार के जो विलयन होते हैं उनसे भी क्या करना चाहिए, बचाव करना चाहिए, किसी से भी इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो नहीं हो। ठीक है, तो एक्वा रेजिया के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे अगर हमें मौका मिलता है। तो क्या मिलता है, तो मौका मिलता है तो एजीएस बनता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और क्या जान लेते हैं। अब कॉपर का जो संक्षारण है वो जान लेते हैं कैसे होता है। कॉपर का संक्षारण होता है वो किस प्रकार से होता है। कॉपर धातु वायुमंडल में क्या करती है, कॉपर धातु वायुमंडल में उपस्थित है CO2 गैस से विक्रिया करती है। तो किससे, वायुमंडल में उपस्थित CO2 गैस से अभिक्रिया करके किससे, CO2 गैस है जो हमारी, उससे अभिक्रिया करके क्या कर लेती है, उससे अभिक्रिया करके हरे रंग की परत का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, हरे रंग की परत का निर्माण होता है। हरे रंग की परत का निर्माण होता है। तो यहाँ पर कॉपर क्या करती है, वायुमंडल में उपस्थित CO2 गैस से विक्रिया करके एक हरी परत बना लेती है। कॉपर के ऊपर क्या आ जाती है, एक हरे रंग की परत आ जाती है। तो क्या कह सकते हैं, कॉपर का यहाँ पर क्या हो गया, संक्षारण है वो हो चुका है। कॉपर प्लस CO2, कॉपर की अभिक्रिया किससे करवा दी, जब कॉपर की अभिक्रिया CO2 से करवाते हैं तो यहाँ पर प्राप्त हो जाता है CO3। यहाँ पर ये हरी रंग की परत आ जाती है, हरे रंग की परत वो यहाँ पर आ जाती है। तो वायु में क्या देखते हैं हम, कभी कभी देखते हैं कि वायु की उपस्थिति में लंबे समय तक लोहे के रहने पर उसके ऊपर भूरे रंग की परत आ जाती है, उसे क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। वह क्या होता है, जंग होता है। आपको एक और बात का आश्चर्य होगा कि जो हमारी दिल्ली है, दिल्ली में क्या बना हुआ है, कुतुब मीनार के पास एक लोहा स्तंभ है। कुतुब मीनार के पास एक क्या है, लोहा स्तंभ है, वो लोहे का बना हुआ है और बहुत ही लंबे समय से वो वहाँ पर खड़ा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर है वो जंग नहीं लग रहा है। तो उस समय की किस टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसे बनाया गया है, आप बताएंगे किस उसमें क्या 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 है जिसके कारण उसके ऊपर जंग है वो नहीं लगता है, वह लंबे समय से वहां पर खड़ा हुआ है। तो इसके बारे में आप विचार करेंगे और बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि किस प्रकार से होता है। तो अब हम बात करने वाले हैं सोने के बारे में। जी हाँ, ओरम, जिसका नाम है ओरम, ओरम से बुलाते हैं सोना, AU। क्या होता है, AU, और हम इसका नाम है। तो हम बात करने वाले हैं सोने के बारे में। सोना कितना होता है, 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट। ये 24 कैरेट क्या होता है, 24 कैरेट होता है शुद्ध सोना। लेकिन इसकी शुद्धता को मापने के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोल्ड की शुद्धता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कैरेट का उपयोग है वो गोल्ड की शुद्धता को मापने के लिए किया जाता है। लेकिन 24 कैरेट सोना क्या होता है, अत्यधिक मुलायम होता है, अत्यधिक मुलायम होता है। इससे क्या है, वो जो आभूषण है उनका निर्माण नहीं किया जा सकता है। 24 कैरेट शुद्ध सोने से आभूषण का निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसके लिए उसमें क्या मिलाते हैं, या तो कुछ सिल्वर मिला देते हैं,
या फिर तांबा मिला देते हैं, या तो सिल्वर मिलाएंगे या क्या मिलाएंगे, इन दोनों में से कोई भी एक धातु है उसमें मिला दी जाती है। क्या मिला जाती है, दोनों में से कोई भी एक धातु मिला दी जाती है और उसके बाद क्या कर जाता है, सोने को कठोर बना दिया जाता है। इन दोनों को मिलाने से क्या हो जाएगा, सोना कठोर हो जाएगा। और आपको आमतौर पर बाजार में 22 कैरेट शुद्धता का सोना मिल जाएगा, लेकिन 24 कैरेट शुद्धता का सोना कभी भी नहीं मिलता है, क्योंकि उसके जैसे आभूषण बनाने की कोशिश करेंगे वो आभूषण बन नहीं पाएंगे। वह अधिक क्या होता है, मुलायम प्रकृति का होता है। शुद्ध सोना क्या होता है, मुलायम प्रकृति का होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं मिश्र धातुओं की। जी हाँ, मिश्र धातुओं की, दो धातुओं को मिलाकर जब एक नई धातु का निर्माण किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। तो हम बात कर लेते हैं मिश्र धातुओं की, मिश्र धातु। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक धातु या अधातुओं को मिलाकर नई धातु का निर्माण किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, नए तत्वों का निर्माण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, आभूषण बनाने में जिसका उपयोग भी किया जा सकता है। तो दो या दो से अधिक धातु या धातु, दो या दो से अधिक धातु या अधातु मिलकर क्या करते हैं, दो या दो से अधिक धातु या अधातु मिलकर एक संगामी मिश्रण बनाते हैं या समांगी होते हैं, मिलते हैं तो क्या करते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं। तो बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही, मिश्र धातु। तो यहाँ से जो एक या दो नंबर का प्रश्न है वो 100% आपके पूछे जाने वाला है। यहाँ से आपको ध्यान देना है, एक या दो नंबर का प्रश्न पूछे जाने वाला है। जो मैं आपको कुछ बात है वो बताने वाला हूँ, तो इसे ध्यान से सुन लीजिएगा। इस्पात बात करने वाले हम, इस्पात की बात करेंगे। तो इस्पात में क्या होता है, लोहा मिलाते हैं, नहीं लोहे के साथ निकल या क्रोमियम मिला देते हैं। लोहा इसके साथ में मिला देते हैं, या तो निकल मिलाएंगे या मिलाएंगे क्रोमियम। इनका जो उपयोग है वो बर्तन बनाने में करते हैं, ठीक है। लोहे के साथ निकल या क्रोमियम मिलाकर के जो धातु बनती है उसको क्या कहते हैं, इस्पात कहते हैं। उसका उपयोग किया जाता है बर्तन बनाने के लिए, इसका उपयोग है वो किया जाता है। बात करते हैं पीतल की। आपने नाम सुना होगा पीतल। पीतल कोई धातु नहीं होती है, वह क्या होती है, एक मिश्र धातु होती है। जब किसको मिलाते हैं, कॉपर और जिंक को मिलाते हैं। जी हाँ, Cu और जलन, लिख भी सकते हैं कॉपर। जब कॉपर और जिंक को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, हमारे पास जो पीतल है उसका निर्माण हो जाता है। इससे क्या बर्तन व मूर्तियां बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बर्तन भी बना सकते हैं और मूर्तियां भी बनाई जा सकती है। पीतल से क्या बनाई जा सकती है, बर्तन भी बनाए जा सकते हैं और मूर्तियां भी बनाई जा सकती है। अब बात कर लेते हैं कांसा की। कांसा भी आपने नाम सुना होगा। कांसा क्या होता है, एक मिश्र धातु होता है कांसा। इसमें भी क्या लेते हैं, कॉपर लेते हैं। कॉपर के साथ इसमें मिला देते हैं टिन। जी हाँ, क्या मिलाते हैं, टिन मिलाते हैं। इसका सांकेतिक सूत्र होता है Sn। इसका भी किस में उपयोग करते हैं, या तो बर्तन बना लेंगे इससे, या फिर मूर्तियां बना लेंगे, या भी बर्तन बनाएंगे या इससे भी क्या बना लेंगे, मूर्तियां का निर्माण है वो कर लेंगे। तो हमने देख लिया पीतल किस प्रकार से बनता है, कांसा किस प्रकार से बनता है। अब हम जान लेते हैं शोल्डर के बारे में। क्या होता है शोल्डर और यह किस प्रकार से इसका निर्माण होता है। तो शोल्डर को बनाने के लिए क्या लेते हैं, लेड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, लेड ले लेते हैं, Pb। और उसके साथ में हम मिला देते हैं टिन को। किसको मिला देते हैं, टिन को मिला देते हैं। जब क्या मिला देते हैं, टिन को मिला देते हैं तो इसको क्या उपयोग किया जाता है, विद्युत तारों को बेल्ट करने के लिए। जी हाँ, विद्युत तारों का बेल्डिंग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, शोल्डर का उपयोग किया जाता है। विद्युत तारों को बेल्ड करने के या विद्युत तारों को बेल्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जो शोल्डर है उसका उपयोग है वो किया जाता है। तो अब हम बहुत सी मिश्र धातुओं के बारे में अच्छे से जान चुके हैं कि क्या होती है मिश्र धातुएं और किस प्रकार से कार्य वो करती है। तो अब हम बात कर लेते हैं अमलगम के बारे में। या हम लिख लीजिए अच्छे से इनको, इनके बारे में जो प्रश्न है वो जरूर पूछा जाएगा। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है अमलगम। अमलगम क्या होता है ये भी जान लीजिए। तो अमलगम होता है तांबा प्लस जिंक को मिलाया तो क्या बनता है, पीतल बन जाता है। तांबा और जिंक को मिलाने से पीतल बन जाता है। हम लिख लीजिए यहाँ पे, एक बार अमल को छोड़िए, एक बार थोड़ा सा क्या करते हैं डिटेल में जान लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेते हैं। तो तांबा व जिंक मिलाया तो क्या मिल गया हमें, तांबा व जिंक मिलाने से पीतल बन जाता है। क्या बन जाता है, पीतल है वो बन जाता है। तांबा और किसको मिला देते हैं, तांबे को टिन के साथ मिला देते हैं। तांबे को किसके साथ मिला देते हैं, टिन के साथ मिला देते हैं, Sn।
टिन के साथ मिला देते हैं। तांबा को टिन के साथ मिलाने से कांसा बनता है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा, इसे अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। जब लेड लेते हैं, लेड को टिन के साथ मिला देते हैं। किसे? लेड को टिन के साथ मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर पीछे रह गया हमारा सोल्डर। किसका निर्माण होता है? सोल्डर का निर्माण है वो हो जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं अमलगम के बारे में। कुछ जानकारी है वो अमलगम के बारे में प्राप्त कर लेते हैं। ये हमारे जो लेसन है उसका अंतिम भाग है। जी हाँ, क्या है? बिल्कुल लास्ट की बात है, वो हम बताने वाले हैं अमलगम के बारे में। अमलगम को भी अच्छे से थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अमलगम भी पूछ सकता है एक नंबर में कि अमलगम क्या होता है। जी अमलगम, तो अमलगम क्या होता है? यह एक धातु पार्द होता है जिसके मिश्र धातुओं को अमलगम कहते हैं। एक धातु पार्द जिसके मिश्र धातुओं को क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। एक धातु पारद जिसकी मिश्र धातु है, या क्या कह सकते हैं एक धातु पारद है जिससे मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं, जिसके मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर कह लीजिए, 10th का थर्ड चैप्टर था धातु है अधातु। उसको हमने कंप्लीट यहाँ पर कर लिया है। अब हम करने वाले नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी की जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो जानेंगे नेक्स्ट क्लास में, और भी पढ़ेंगे आगे वाला चैप्टर। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।